बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सच न्यूज़ पर प्रोग्राम टॉक शो में मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा दुरानी। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आज हम अहम मौजू पर बात करेंगे। इसराइल और फ़लस्तीन की जारी जंग के हवाले से 7 अक्टूबर से लेके अब तक मुसलसल इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है और इस जंग में अभी तक 11,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइल की हठधर्मी की इंतहा ये है नाज़रीन के स्कूल्स को नहीं बख्शा गया, फलाही इदारों को भी निशाना बनाया गया, मसाजिद को निशाना बनाया गया, खुसूसन अस्पतालों को निशाना बनाया गया। मलबे तले ऐसे हज़ारों अफराद हैं जो रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इजलासों तक ही तमाम तर मामलात महदूद रहते हैं। OIC के किरदार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इजलास तक ही बात महदूद रहती है। एलामिया आ जाता है, करारदातें मंजूर हो जाती हैं, लेकिन कोई भी अमली इक़दाम नहीं उठाया जाता है। अभी तक तमाम तर सूरत हाल पर अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को इंसानों का कब्रिस्तान करार दे दिया है, ज़मीनी जहन्नुम से तशबीह दी है फ़लस्तीन को। और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UNDP ने यह भी कहा कि अगर हमास और इसराइल की जंग इस साल जारी रही और ये जंग ख़त्म ना हुई तो फ़लस्तीन इंसानी तरक्की में 19 साल पीछे रह जाएगा। नाज़रीन, आज मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास हुआ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में, और ये इजलास सऊदी अरब की मेज़बानी में हुआ। इस इजलास से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी कि शायद आज कोई अमली इक़दाम उठा लिया जाए, लेकिन नहायत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इस इजलास को भी बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ मजम्मत ही की गई है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल, सरबराह जमाना ने पाकिस्तान है, आप सीनियर तजियाकार भी हैं। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं सर। आपके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जलाल महमूद, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली दिफाई तजियाकार हैं आप, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि OIC और अरब लीग का आज हंगामी इजलास हुआ। इससे पहले भी हमने OIC के इजलास के बारे में देखा। OIC का इजलास हुआ, सिर्फ करारदाद ही हुई, मंजूर हुई, एलामिये जारी किए गए, कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। आज का इजलास भी सिर्फ मजम्मत तक ही महदूद है। आखिर हम क्यों सिर्फ मजम्मत तक ही महदूद हैं? कोई अमली इक़दाम उठाने में क्यों हम कामयाब नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। पहली बात तो ये सोचिएगा कि अरब लीग का हंगामी इजलास से पहले एक OIC का एक इजलास हो चुका है। ये जो हंगामी इजलास था इसको 6 दिन पहले अनाउंस किया गया और 12 तक इजराइल को खुली छुट्टी दे दी गई कि जो कुछ करना है करो, जिसको मारना है मारो, जिन अस्पतालों को तबाह करना है तबाह करो। इससे पहले जो OIC का इजलास हुआ था वो इस स्टेटमेंट पे ख़त्म हो गया था कि जी इसराइल जो है जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। दुनिया का कौन सा शख्स है जो ये नहीं जानता कि इसराइल जेनोसाइड में इन्वॉल्व है? इसमें कौन सी बड़ी अक्लमंदी थी जो या कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी जो OIC ने बता के और अपना इजलास ख़त्म कर दिया? असल में बात ये है, आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, कि जो मुजाहरे वेस्टर्न ममालिक में हो रहे हैं, जो मुजाहरे इंग्लैंड में हो रहे हैं, जिस तरह मिलियन मार्च अमेरिका में हुआ, जिस तरह चिली का रिएक्शन आया, बारबाडोस का रिएक्शन आया, बाकी ममालिक का रिएक्शन आया जो अपने सफ़ीरों को वहाँ से बुला रहे हैं, साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, पूरी दुनिया में ये जो जेनोसाइड कर रहा है नेतन्याहू मुसोलिनी, जिसके पीछे जो बाइडेन हिटलर भी खड़ा हुआ है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर उनके अपने अंदर लोग जो चीख रहे हैं कि एंथनी ब्लिंकन जब तकरीर कर रहा था कि जी हमें इसराइल को एड देनी है, तो उसके लोगों को वो अमेरिकन ही वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे जूस भी जिन्होंने ये करने नहीं दिया कि जी आप तकरीर ना करें, आपको उनको तकरीर नहीं करने दी। दूसरी बात ये है कि यहूदियत में यहूदी एज ए रिलीजन और ज़ियोनिज़्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़ियोनिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं दहशतगर्दी पे। हम यहूदी रिलीजन को या ज्यूज़ के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम उस ज़ियोनिस्ट टेंडेंसी को देख रहे हैं जिसको क्रिटिसाइज़ करना है, जिसके खिलाफ अलम उठाना जो है हर मुसलमान मुल्क की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत अरसा पहले न सिर्फ रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम ने बता दी थी कि मुसलमान बहुत मजबूत होंगे लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। वो चीज़ें 100% ट्रू हो रही हैं। अब क्यों नहीं कर रहे? इसकी एक ही वजह है जो नहीं कर रहे, इसलिए कि वो बहुत अरसे पहले अमेरिकन प्रेशर पे, दुनिया के प्रेशर पे यहूदियों को अपना भाई बना चुके हैं, उनके साथ गले मिल चुके हैं। वो उनके साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात इस्तवार करना है, एप्पल की टेक्नोलॉजी लेनी है, एक नया शहर बनाना है, फाइबर ऑप्टिक्स लेके आनी है, ह्यूमन राइट्स खोलने हैं। तो जब आप अपने अपने
लिमिटेड माशी इंटरेस्ट में फंसे हुए हों और अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो दुनिया में, अमेरिका से बड़ा ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार अगर करना चाहते हो, बरतानिया से बड़ा ह्यूमन जो जो ह्यूमन राइट्स उनके यहाँ तबाह बर्बाद है, यानी बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है नेतन्याहू की जूते चाटने के लिए, तो वो अपने जहाज में वो लेके जा रहा होता है तमाम इक्विपमेंट, वेस्टर्न अपना मिलिट्री का इक्विपमेंट, पहले वो उतरता है फिर वो इक्विपमेंट, तो वो तो है ही। तो मुसलमान ममालिक का तो अब जो खुदगर्जी है और जो उनकी टेंटेड अप्रोच है, जो उनका नैरो विजन है और जो अलाउ कर रहा है इसराइल, जैसे मैंने कहा ना कि 6 दिन पहले हंगामी इजलास कॉल किया और डेट दी 12 तारीख, 6 दिन बाद की। भाई हंगामी का मतलब वेबस्टर डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो इमरजेंसी का मतलब है कि यू डू इट विद इन 24 आवर्स और इमीडिएटली। हर एक के पास अपने जहाज है, तमाम लोग अवेलेबल, कौन सा टाइम लगता है सऊदी अरब को या किसी और मुल्क को वो मीटिंग अरेंज करने में कि आप 6 दिन दे रहे हैं इसराइल को कि वो दहशतगर्दी जारी रखे। तो इससे बिल्कुल ऐसा है, तमाम 6 दिन दे रहे हैं इसराइल को खुली दहशतगर्दी की इजाज़त देने के लिए। ऑलरेडी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला तो वैसे ही जारी है। हमीद गुल साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे मेरा ये सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने मगरिबी ममालिक का किरदार देखा, वो सरेआम खुलकर जिस तरह से इसराइल की हिमायत में आते हैं। क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक उस तरह से इसराइल पर दबाव नहीं डाल पा रहा या उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रहा कि फौरी जंगबंदी हो सके या इसराइल अपनी बात से पीछे हट सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ब्रिगेड साहब ने बहुत अच्छी मेरे ख़्याल में जामे गुफ्तगू फरमा दी है। बिल्कुल। इसके अंदर पहली बात ये है कि हमें ये सोचना है कि ओआईसी का ये इजलास क्यों किया गया? क्या इसका मकसद जो था वो वाक़ई ही फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर जो ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं, उनका मदावा करना है या अपने अवाम को तसल्ली का टीका लगाना है? मेरी नज़र में इसमें फ़लस्तीन और गज़ा कहीं शामिल नहीं था। इसके अंदर सिर्फ इस्लामी दुनिया के ऊपर क्योंकि इतना दबाव है, जैसे अभी बताया गया कि बोलीविया में, साउथ अफ्रीका ने और इसी तरीके से कोलंबिया ने, ये चिली ने, इन सब ने अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए, नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि उर्दन का जो है सिर्फ सफ़ीर बुलाया जाता है, वो भी तब जब अवामी रद्द-ए-अमल इतना सख्त आता है और लोग वहाँ बिल्कुल उनके दारुल खिलाफा के अंदर एहतजाज का अलम बुलंद करते हैं, तो मजबूरन उनको जो है वो अपना सफ़ीर बुलाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये वाज़ेह समझ लें कि इस टाइम पे अपनी अवाम के रद्द-ए-अमल को कम करने के लिए लुक बिज़ी, डू नथिंग की पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। आपको याद ख़ुसूसन होगा सर, सऊदी अरब ने तुर्किया आज के सदर ने भी 36वें बड़ा रोज़ वाज़ेह पे कहा सर था सऊदी कि अरब ने आज कोई 36वें रोज़ सुबह पे इस हम जो है इजलास में वो जस्ट आपके इतना सा दरवाजे कहा। पे शायद खड़े सर हैं। सर मैं कता कलामी के लिए माजरत, ख़ुसूसन अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आज 36वें रोज़ में, यानी इस जंग को 36 रोज़ गुजर गए हैं और उन्होंने आज इस इजलास में कहा कि हम बड़ा मुतालबा करते हैं कि गज़ा को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है तो फौरी जंगबंदी की जाए। तो क्या ये सऊदी अरब से इस किरदार की उम्मीद की जा रही थी कि वो सिर्फ इतना ही किरदार अदा करेंगे? जी, देखिए बात ये है कि मुतालबा कमज़ोर लोग किया करते हैं। मुतालबा जो है वो उनसे किया जाता है जो बेकस व बेसहारा हों, वो मुतालबात करते हैं। बिल्कुल। जो मज़बूत होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, वो अपना अमल करते हैं। अभी बाकायदा वाज़ेह बता दिया ना, मग़रिब ने बता दिया कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। अभी इसके अंदर कोई शक व शुबा किसी को रह गया तो उसको अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। असल मसला यहाँ ये नहीं है, असल मसला यहाँ ये है कि इस टाइम पे जो बरतानवी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जनाब मेरा ख़्याल नहीं है कि वहाँ कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए हैं जिनसे इंसानियत को कोई नुकसान पहुँचे। उसको ये ख़्याल आया कैसे? पहले ये पता चले उसको ये ख़्याल कहाँ से आया और क्या एक वज़ीर ख़ारिजा बरतानिया का हो, उसको ख़्यालात के ऊपर चलना चाहिए या हक़ाइक़ के ऊपर ना चलना चाहिए? ये बात तो चलें एक साइड पे कर दें। अभी जो आए मुद्दे के ऊपर, मुद्दा ये है कि अवामी रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है और जो हमास है उसने वहाँ उनका नाथका बंद कर दिया है। जो रीजनल पावर्स हैं, जितनी भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं और इकट्ठी हो रही हैं। नतीजे में इसराइल को चारों तरफ से चौमुखी लड़नी पड़ रही है। आप देखें, यमन ने मिसाइल फायर किए, ये अलग बात है कि वो वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे और उसको सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन मसला यहाँ ये है कि उसने जसारत तो की और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, अब आप आए सिफारती तो क्या इसराइल जीत रहा है सिफारती महाज पे या उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं? गो के ये इजलास अरब लीग का या ओआईसी का सिर्फ दिखावा था, लेकिन इसके बावजूद एक प्रेशर तो है।
दूसरी तरफ जो है पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो क्या बोल रहा है आपके सामने है कि बावजूद कोशिश के वो हकायक को नहीं छुपा पा रहे, सोशल मीडिया ने उनका बैंड बजा के रख दिया है। अब तीसरी बात आ जाए कि आप उनका मिलिट्री फ्रंट के ऊपर उनका 170 मिलियन का टैंक जो है वो एक छोटे से जो है वो ग्रेनेड के जरिए उसको फारिग कर रहे हैं। ये देखें अब आप कमाल कर रहे हैं। अब तीसरी तरफ आ जाएं। तीसरी तरफ है उनका पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर उनकी कामयाबी होती तो क्या दुनिया उनके खिलाफ खड़ी होती या दुनिया के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे होते वो तो उनके हक में हो रहे होते, इसराइल बिल्कुल ऐसा है, के दुनिया के जुल्म अंदर और जितने प्रोटेस्ट हैं वो उनके हक में हो रहे होते हैं। सर आपकी बात कंटिन्यू रहेगी, आपकी जानिब दोबारा आएंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। नाज़रीन साथ ही रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जलाल साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि आप फ़लस्तीन की बीट को कवर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे फ़लस्तीन की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहूँगी कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। शहदा की तादाद 11,000 तक पहुँच चुकी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप फरमाएँ। मोहतरमा, सबसे पहली बात आपको ये बता दूँ कि 11,000 नहीं, 12,000 के करीब शहीद हो चुके हैं। ये वो शहीद हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब वो जो दूसरे पेशेंट्स लोग, जो बीमार लोग हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनकी भी आप ये लगा लें कि तकरीबन लगभग 3,000 के करीब हैं। वो भी वो भी इंतकाल हो गए, क्योंकि इन तमाम हॉस्पिटल्स वहाँ पर मफलूज हो चुके हैं। इनको मेडिसिन नहीं मिलने की ना मिलने की वजह से, यानी आप भले मीडिया तो में यही आ रहा है कि जी 11,000 12,000, लेकिन हमारे गज़ा की आवाम की नज़र में वो तकरीबन आप ये समझ लें 15,000 से ज़्यादा लोग अब बेचारे शहीद हो चुके हैं। आपके प्रोग्राम में मैं एक बहसीयत सहाफ़ी और बहसीयत फ़लस्तीनी बाशिंदा गज़ा का रहने वाले से के हैसियत से शरीक हूँ। देखिए, मौजूदा सूरत हाल इस वक़्त, अगर मैं आपको कहूँ क़ियामत सुग़रा, तो शायद ये लफ्ज़ कम है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि जहन्नुम, इसराइल ने, इस गाज़िब ने, इस ज़ालिम ने गज़ा को एक जहन्नुम बना दिया, तब भी शायद ये लफ्ज़ भी कम है। इस वक़्त सूरत हाल बड़ा मुख्तसर अल्फाजों में बता दूँ। 24 घंटा ये सब बातें बकवास है कि जंग बंदी हो रही है, ये वो हो रहा है। कोई जंग बंदी नहीं है। 24 घंटा लगातार बमबारी किया जा रहा है। बमबारी घरों पर, लोगों की इमारतों पे, अस्पताल पे, मसाजिदों पे, हर चीज़ पर, हत्ता कि जानवर, बेदिमाग जानवर भी वहाँ पर मर जाते हैं। खाना, पीना, पानी मतलब पानी, खाना, रोटी, दवाइयाँ, कोई भी चीज़ नहीं है। गज़ा को आप अभी इस वक़्त देखें तो गज़ा बिल्कुल ब्लैक, बिजली नहीं है, कुछ भी वहाँ पर नहीं है। लोग पानी, समंदर के पानी से पीना भी मजबूर हो चुके हैं। जी, लोग वहाँ पर इस वक़्त बहुत बड़ा अज़ाब में मुब्तला है। इस गाज़िब, इस फ़ौज के, इस ज़ालिम गासिब की वजह से ये सब कुछ है। बाकी रहा सवाल, मैं आपको एक बात और आपके नाज़रीन को आज अगर मैं बात करना चाहूँ कि फ़लस्तीनियों का इस वक़्त जो दिल से मैं आपके सामने एक फ़लस्तीनी जिनके ख़ानदान में से मैं आपके सामने जलाल में हूँ। मेरी ख़ानदान में से 41 लोग शहीद हुए। ज़ख्म क्या आप ना पूछिए मुझसे कि है कितने, मुझे खुद पता ही नहीं अभी तक। क्योंकि बहुत से ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो अभी तक के वो मलबा की नीचे हैं। मलबा की जो नीचे लोग हैं वो हज़ारों में हैं। यही तो अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया सब कुछ बताती नहीं है। मीडिया यहाँ का और जहाँ भी हो, वो तकरीबन गज़ा की सूरत हाल में से सिर्फ़ 5 या 10% बताते हैं। असल सूरत हाल हमें पता है। क्यों मुझे पता है? क्योंकि आप ज़रा और आपके नज़रिए को दिखाना चाह रहा हूँ। 1, 2, 3, यानी मेरा पूरा गज़ा बेखबर है मेरा। तो सूरत हाल क़यामत सुग़रा है। बिल्कुल ऐसा है, और सूरत अगर हाल आप क़यामत सुग़रा की है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है जलाल साहब। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी।
इंसानी हकूक की पामाली, आए रोज जंगी जराइम, क्या इसराइल को अब ये एतमाद हो चुका है, उनको ये यकीन हो चुका है कि आलमी अदालत या आलमी इदारे कभी भी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा नहीं कर सकते या उनसे सवाल नहीं कर सकते? हुमा 1948 में, बल्कि नवंबर 1917 में, 2 नवंबर 1917 गालिबन, यूके के जो बेल्फोर डिक्लेरेशन की आप बात करते हैं ना, उन्होंने एक लेटर लिखा था रॉथस्चाइल्ड को। जी। एक किताब है इंटरनेशनल ज्यू, जो हेनरी फोर्ड ने लिखी थी। अभी वो अवेलेबल तो नहीं है मार्केट में, लेकिन उसके स्टेप्स आप कहीं पढ़ सकते हैं पीडीएफ पे। उसके अंदर उस वक्त जो बेल्फोर ने लेटर लिखा था रॉथस्चाइल्ड को, उसने ये कमेंट किया था कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट जो है, हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट का मतलब जो बरतानिया का शाही खानदान की हुकूमत है, इट विल एंश्योर कि पूरी दुनिया से यहूदियों को ले आके सेटल किया जाए पैलेस्टाइन में, और बरतानिया उसको सपोर्ट करेगा। और उस ज़माने में ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में सिर्फ फ़लस्तीन था, कोई गाज़ा नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी। उन्होंने वो किया 1948 में, और 1948 का मैसेकर आपको याद है, यूके की फोर्सेस ने और जो ज्यूज़ ने किया। उस ज़माने में ज्यूज़ के अंदर एक नेशनलिज्म था, एक यूज़म था। जो अरब वहाँ रह रहे थे, जो पैलेस्टीनियन रह रहे थे, वो डिवाइडेड थे क्लैन में, ट्राइब में, इस तरह करके। उनके अंदर नेशन हुड नहीं थी एज ए पैलेस्टीनियन। उन्होंने अपनी ज़मीनें भी बेच दी यहूदियों को। फिर यूके की फोर्सेस थी, उस वक्त कितने लोग कत्ल हुए थे। उसको नकाबा जो आप कहते हैं, पहली रेजिस्टेंस जो थी, कोई 15,000 20,000 लोग कत्ल हुए थे। फिर आपने उसके बाद आपने रिपीट देखा कि 1982 में आपको याद होगा कि शबीला शतीला जो लेबनान के दौर, वहाँ 25,000 लोगों को मारा गया, और रिपीटेडली ये चीजें रिपीट होती रही है। अब 1948 में, ये फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लीग ऑफ नेशंस को खत्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो अब बन चुकी है यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन, जो विच इज बीइंग रन बाय द कॉर्पोरेट अमेरिकन और बाकी जो दुनिया है उनसे। उस यूएनओ ने अपना रोल चेंज कर लिया। उसका रोल ये हो गया कि वो अमेरिका को, बाकी मुल्कों को चिट देती है, सैंक्शंस देती है मुल्कों से लेके कि जाओ, ये आपको अलाउड है, नेटो फोर्सेस ले जाओ, जाओ इराक को तबाह करो, WMDs में जाओ, लिबिया को तबाह करो, मुअम्मर कजाफी की वेलफेयर गवर्नमेंट थी, उसको मारो। सद्दाम हुसैन वाज वर्किंग फॉर हिज कंट्री, उसको मारा। बाद में कहा कि उसके बाद तो WMDs नहीं थे। सीरिया को तबाह करो, अफगानिस्तान को ये वो सैंक्शन कर दिया। तो आपको आज यूएनओ का रोल रियलाइज कराने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन का रोल जंगबंदी नहीं है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन का रोल है जंगों को हवा देना, जंगों को तकवीयत देना। अमेरिकन फेडरल रिजर्व के अंदर सारे यहूदी बैठे हुए ज़ियोनिस्ट बिल्कुल है। ऐसा है, आपने बिल्कुल तो वजह फरमाया। ब्रिगेडियर साहब, अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। इससे पहले हमने देखा जो OIC का इजलास हुआ वज़राए खारजा का, जिसमें ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ जितने भी ईरान के, यानी कि ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया था कि इसराइल के इत्तेहादी ममालिक यानी अरब ममालिक अगर तेल की सप्लाई मअतल कर दे तो इससे बहुत बड़ा धचका लग सकता है इसराइल को, और शायद जंगबंदी में भी इसमें काफ़ी किरदार अदा हो सकता। उस वक्त उस मौक़िफ़ की तायद की गई, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उस तजवीज़ को रद्द किया गया। अगर उस वक्त उस तजवीज़ पर अमल कर लिया जाता तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक जंगबंदी हो चुकी होती या हालात इतने नहीं बिगड़ते? देखिए, आप तो ये बड़ी बात कर रही हैं, अभी तो क्योंकि गजा का मामला है। इससे पहले जब चार्ली एब्डो का वो नापाक खाके जब आए थे, और उसके बाद स्वीडन के अंदर जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी के अंदर कुरान पाक को नजर आतिश किया गया था, तो उस टाइम पे क्या इस्लामी दुनिया ने राब्ते मुनक़ते कर लिए थे? तो फिर तब भी नहीं किए थे। असल बात यह है कि बेगैरतों का कोई इलाज नहीं है ना। अगर आपने सच्ची बात पूछनी है, जो कौम की आवाज है, वो तो यही है कि गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। लेकिन मसला यह है कि आपकी गैरत, हमियत सब भी आप बेच खाएं। असल मसला यह है कि ये एक यहूदियों का, जिस तरह से एक हॉलोकॉस्ट हुआ था जो कि हिटलर के, मैं इसको गजा का हॉलोकॉस्ट कहता हूँ। आपको भी ये अब टर्मिनोलॉजी हम सब लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए कि ये गजा का हॉलोकॉस्ट है, गजा हॉलोकॉस्ट। और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल जैसे जलाल साहब ने भी फरमाया कि वो नंबर जो है वो तो पता ही नहीं चल रहे। अब यहाँ मसला सिंपैथी का नहीं है अभी, क्योंकि अगर आपने उनको ये दहशतगर्दी और इसको
प्लीज बर्बरियत ना कहें, ये दहशतगर्दी है और ये इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। और इस रियासती दहशतगर्दी में जितने सहूलतकार हैं वो भी दहशतगर्द हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मगरिब के ममालिक हो, चाहे वो यूरोप हो या कोई और मुल्क हो, जो आज इस दहशतगर्दी को खामोशी से सुम्म मुकम्मन होके बैठ के देख रहा है और जो है उसको काम नहीं होना चाहिए। और अगर अवाम का रद्द अमल जो हम कर सकते हैं, बाकियों को तो आप छोड़ें, उन्होंने तो उनके मफादात हैं, उनके जाती अकाउंट्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, यूरोप में उनके बैंकों में मौजूद हैं, उनके घर, उनके महल, उनका जो कारोबार है वो वहां जुड़ा हुआ है। असल मसला यहाँ ये है कि तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो मुसलमान ममालिक के पास अगर हैं और अगर उसको वो, आप तो बड़ी बात कर रही हैं 2 दिन के अंदर ठीक हो जाते, आप जरा सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात कर लेना। आपको लफ्ज जिहाद बोलते तकलीफ होती है, आपको तो वहां सूरह निसा याद नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते। भाई आपको किसने मना किया? आपको क्या आप शर्मिंदा है जहाज के सर, लफ्ज के अभी ऊपर? ये जो करंट सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन में भी इस तजवीज़ पर अमल कर लिया जाए तो क्या हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मुत्तहिद हो जाया फौरन जाए? भाई आपने जरा सी रेजिलियंस दिखा दें, जरा सी आप जो है उनको अपनी मर्दानगी शो कर दें, बता दें, तो वरना फिर यही है कि हम लोगों को चूड़ियां लेके इन सबको भेज देनी चाहिए, वो पहन लो चूड़ियां। वो देखिए प्लीज, मैं बार बार ये कहता हूं, ये जलाल साहब भी बैठे हैं, ब्रिगेड साहब भी बैठे हैं, आप भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही मेहरबानी है। जलाल करके साहब का आपने ज़िक्र किया। जलाल साहब, मैं आपकी नहीं, जानिब मुझे आना मुझे चाहूँगी। एक सेकंड सर, मैं ज़रा आखिरी जलाल बात साहब करने का दें। मौक़िफ़ जान लूँ, जी, फिर मैं आपकी जानिब दोबारा मुझे आती मुझे हूँ। मुझे लास्ट जलाल बात साहब, 10 सेकंड, ठीक है, ठीक है, आप कंप्लीट जी करें, मुझे आप अगर अपनी 10 बात सेकंड कंप्लीट दे करें। दीजिए। मैं अच्छा, गुजारिश ये कर रहा कि आप मेहरबानी करके मजलूम ना कहें, ना फ़लस्तीनी को, ना कश्मीरी को। वो तो जिहाद कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अल्लाह के कर रहे हैं, रास्ते में लड़ रहे हैं, अपनी कोई शक आज़ादी नहीं। के लिए। मजलूम तो वो हैं जिनके पास सब कुछ है और वो खामोश बैठे हैं। यही तो सबसे अहम सवाल है, यही सबसे अहम सवाल है सर। जलाल साहब, 15 साल बाद आज हमने देखा कि ईरानी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया है। इससे कबल भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि गजा सूरत हाल के को लेकर जो सऊदी अरब के ठोस और मज़ाक़माती मौक़िफ़ है, यानी कि जो ईरान ने पेश किया था, तो क्या सऊदी अरब अब उस मौक़िफ़ को किसी हद तक एक्सेप्ट करेगा या क्या करेगा, तायद करेगा? क्योंकि मसला अब ये फ़लस्तीन का नहीं है सिर्फ, ये मसला अब सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, ये मसला मुस्लिम ममालिक का है, ऑल ओवर मुसलमान का है। देखिए मोहतरमा, सबसे पहले बात तो देखिए, मैं जो आपके पास जो हीरो बैठा हुआ है अब्दुल्ला गुल, मैं इनको सलाम करना चाहता हूँ कि जो जनरल साहब का, हमारा जो मरहूम का जो हमारा हीरो था, जाहिर है हीरो का औलाद हीरो ही होता है। इसने ऐसी अच्छी बात की है कि अभी एक फलस्तीनी शहीद की औलाद है, इसका बाल खड़ा हो जाएगा। वो जिहाद की जो बात की है, जो सूरत निसा में इसका हुक्म आया है। मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। मैं सिर्फ अब्दुल्ला गुल साहब को ये कहना चाहूंगा कि हमारे अरबों में और हमारे उम्मत मुस्लिम में ज़मीर मर चुका है। मैं सबसे पहले उस तरफ जाना चाहता हूँ। ज़मीर मर चुका है। इनको डर इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं है, इनको डर है अमेरिका से है। जिहाद के नाम से डरते हैं, जंग करने के नाम से डरते हैं, क्योंकि इनका एहतिसाब अमेरिका फिर करेगा। इनको जो अल्लाह ताला का जो एहतिसाब है, इनको इसका कोई परवाह नहीं है। लिहाजा अब्दुल्ला गुल साहब, हमें तो कोई ना ओआईसी से हमें कोई उम्मीद है। मैं इस वक्त आपके सामने गज्जा अवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। ना हमें उम्मत मुस्लिम से अब कोई उम्मीद है और ना ही अरब लीग से, क्योंकि ये आज की कोई बात है ही नहीं है। हम 75 साल से हमारा खून बहाया जा रहा है। 75 साल से कितनी करारदादी हुई है, कितना बयानात आई, कितनी मुजम्मतें हुई है, हुआ क्या है? और अभी जो मुस्लिम अरब लीग के जो इजलास चल रहा है, इसी के दौरान वो रियाज के अंदर चल रहा है और गजा के ऊपर बमबारी में और भी तेजी लाया गया है। यानी हमारे अरबों की मुंह में तमाशा है। बाकी रहा सवाल सऊदिया और ईरान की जो बातें हैं, देखिए सऊदिया और ईरान की रोल यानी किरदार गजा के मुताल्लिक मुख्तलिफ है।
मैं खुल की बात कर रहा हूं, भले मेरी ये बात आप नशर करें या ना करें, लेकिन मैं आपको सच्चाई और हकीकत बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई सफीर तो है नहीं, मैं कोई डिप्लोमेट बंदा है नहीं जो मैं अपना बयान सजा सजा के पेश कर दूं। नहीं, गलत है। ईरान का जो मौकिफ और सऊदी अरब के मौकिफ गजा और फलस्तीन के इश्यू से बड़ा मुख्तलिफ है। इस सऊदी अरब का मौकिफ है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, और ये ताल्लुकात कायम हो जाएगी। आप ये मत समझिएगा, ये मत समझिए कि ये जो अभी गजा में हो रहा ये बहुत कुछ चेंजिंग लाएगा गजा सॉरी सऊदी और इसराइल के माबैन, बिल्कुल नहीं है। ये मेरी बात आज लिख लीजिए आप। बाकी ईरान की जो बातें आ गई है, ईरान हमारे जो हमास के जो सब इस चीज को तो हम डिनाई कर भी नहीं सकते। ईरान का जो सपोर्ट हमास के लिए बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा ईरान वो सपोर्ट नहीं कर रही है हमास को जो होना चाहिए। अगर हम देखा जाए कि ईरान की वसाइल, ताकत, पावर को देखे तो ये वो इतने वो सपोर्ट नहीं है जो होने चाहिए। और लेकिन अभी मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूं। आप सऊदी अरब और अरब लीग और मुस्लिम, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप 57 मुस्लिम मुल्क को छोड़ दे, आप एक भी अगर सच्चा मुल्क, मुखलिस मुल्क इस वक्त है हमारे मुसलमानों या अरबों में से, तो कम से कम ये जंग बंद हो जाएगी। इस वक्त फलस्तीनी बच्चे जो तीन टुकड़ा किया जा रहा है, इनको ये कम से कम बंद हो जाएगा। कम से कम वहां पर पानी, रोटी, दवाइयां पहुंच जाएंगे। हम तो अरबों को ये नहीं कह रहे कि आप जंग बंदी भी करें, कम से कम फिलहाल आप तो इन गरीबों के ऊपर जो बमबारी है, जो जंग है, उसको बंद कराए ना। आप इनको दवाइयां पहुंचा दें। मिस्र जैसा अजीम मुल्क है जिसका बहुत बड़ा फौज है, वो इमदाद पहुंचाने के लिए इसराइल का परमिशन, इसराइल का इजाजत के इंतजार में है बॉर्डर पे। और क्या बोलूं मैं, और मैं आपको क्या बोलूं आपके नाजरीन को, हमारे फलस्तीनों का। मैं आज आखिरी जुमला, और मेहरबानी ये जुमला मेरा दुनिया को सुना दे। आप गज्जा पर मत रोए, गज्जा के अवाम पर मत रोए, आप अपने ऊपर रोए। हमने अपने दीन के साथ गद्दारी नहीं की है, हमने मस्जिद अल अक्सा क़िबला अव्वल के साथ गद्दारी नहीं की है। हमने इसके लिए कुर्बान अपना आपको कुर्बान किए। हमने अपने बच्चों को 3-4 टुकड़ा करके दिए हैं। आपने क्या किया है मुस्लिम उम्मा, आप लोगों ने क्या किया है? मैं माफी चाहता हूं मोहतरमा, मैं सहाफ़ी जरूर हूं और मेरी लहजा कुछ और होना चाहिए, लेकिन गज्जा का तो हूं, मैं भी गज्जा का हूं। मत रोइए, गज्जा के ऊपर है, आप अपने ऊपर रोए, आप अपने ऊपर रोए, हमारे ऊपर मत रोइए। बिल्कुल ऐसा है। अफसोसनाक लम्हात हैं ये नाजरीन, और नहायत ही दिल दहला देने वाले हालात हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। के बाद नाजरीन एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। ब्रेक से पहले जलाल साहब की गुफ्तगू हम सब ने मुलाहिजा फरमाई है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अरब मीडिया ने दावा किया है कि कैदियों के तबादले पर कोई मुआहदा तय पाया है, ताहम हमास और इसराइल की जानिब से इस दावे की कोई तायद या तस्दीक नहीं की गई। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा मुआहदा तय पा जाने के इम्कानात मौजूद हैं या नजर आते हैं? पहली बात तो ये है, जो अब जलाल साहब की आपने बातें सुनी, जो उन्होंने गजा की जो सूरत हाल पेश की है, बिल्कुल, और जो कुछ अभी हो रहा है वहाँ पे, जिस तरह 47 हॉस्पिटल्स हैं, 47 हेल्थ सेंटर हैं और कोई 21 हॉस्पिटल है, और सारे हॉस्पिटलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अस्पतालों पे बमबारी हो रही है। अब वेस्टर्न मीडिया में चल रहा है कि ये इजराइल जो कॉन्टेक्स्ट लेता है कि जी हमास ने अस्पतालों के नीचे असला छुपाया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके अंदर कोई ट्रुथ नहीं है। हेराट्स जो इजराइल का अपना न्यूज़पेपर है, उसकी खबर पिछले हफ्ते खबर छपी हुई थी, उसमें कहा था कि जी, उन्होंने कहा था कि दुनिया इस वक्त, उनका जो चीफ एडिटर है उसका इंटरव्यू था, उसने कहा इस वक्त इजराइल के हिसाब से सिर्फ 2 शख्स हैं, 2 अशखास हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, और कोई नहीं है। एक है नेतन्याहू मैसोलिनी और दूसरा है जो बाइडन, जो हिटलर की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अब ये जो कुछ हो रहा है, सिर्फ खाली इजराइल को ना कहें, इसमें अमेरिकन नस्ल कशी में इन्वॉल्व है। अमेरिकन लीडरशिप इज इन्वॉल्व इन अपार्थाइड,
Americans have been instigating terrorism in the world. CIA दुनिया में दहशतगर्दी को जन्म देती है, CIA नस्ल कुशी को जन्म देती है। वो अमेरिकन गवर्नमेंट्स की और अमेरिकन लीडरशिप की मर्जी से होता है। जो बाइडन, वो जो बुश जाके वॉल ऑफ गिरिया पे टोपी पहन के ऐसी दुआ नहीं मांगता है। वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी को फरोग देते हैं। They sponsor terrorism and they are sponsoring genocide in Israel. So it's not Netanyahu only. जो अमेरिकन लीडरशिप, एंथनी ब्लिंकन ने कहा मैं ज्यू हूं, उसका कहने का क्या मतलब था कि मैं ज्यू हूं? सिर्फ अमेरिका ही नहीं सर, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मगरबी दुनिया सरेआम खुलकर बिल्कुल आकर उनकी हिमायत करती है, लेकिन मुसलमान ममालिक आई डोंट नो व्हाई कि वो क्यों चुपचाप हैं, सिर्फ मजम्मत तक ही महदूद हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, ब्रिगेडियर साहब माजरत उसके लिए। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि 7 नवंबर को हमास के इसराइल पर हमले ने जो इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के दावे थे उसको मट्टी में मिलाया था? आप क्या समझते हैं? अब इसराइल फिजाई कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन जमीनी कार्रवाई से गुरेज कर रहा है, चूंकि वो दावे जरूर करता है कि हम जमीनी कार्रवाई करेंगे लेकिन उसे वो गुरेज कर रहा है। इसका क्या रीजन है? हमास के पास जमीनी सतह पर कार्रवाई करने के लिए ताकत ज्यादा है और जेर जमीन राहदारियां भी इसराइल की जमीनी कार्रवाई में रुकावट बन रही हैं। देखें, टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज रास्कैलिटी। मसला यहाँ ये है कि ये रास्कल्स हैं सारे, और ये घबराते हैं क्योंकि ये डरते हैं। इनको मालूम है कि हमास के जो शाहीन हैं वो इनको मारेंगे, और उन्होंने मार के दिखाया है। अभी ये जो आप बात कर रही थी कि कुछ इनके कैदियों की रिहाई के मुतालिक, देखें ऐसा आसान नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो उनके जर्नैलों से और इसराइल के जो अहम एहलकार हैं उनसे मिली है। उनकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उनके सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। उनकी साइबर सिक्योरिटी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी शबाक, उनकी जो मुसाद है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उसकी चीजों को उन्होंने हासिल कर लिया है बहुत कुछ। लेकिन मैं बिल्कुल जलाल साहब से इत्तफाक राय रखता हूं कि ईरान हो या कतर हो या कोई और मुल्क हो, उन्होंने जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह से किया नहीं। और पाकिस्तान के लिए भी मैं ये कहूंगा कि जब सीरिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ही था जिसने उनके जहाज मार गिराए थे। वो कोई जो है वो कोई पता नहीं है, वो माइटी मैलियन मैन नहीं है, या वो जो यटी नहीं है, जो पता नहीं वो कोई पता नहीं वो किंग कॉन्ग नहीं है जिनको मारा ना जा सके। जब आपके पास अल्लाह की नुसरत तब आती है जब आपका यकीन होता है, और यकीन ये है कि आप जलाल भाई आप गम न करना। अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, कि बेशक वो मिटने के लिए है। आज की सूरत हाल में मगरिब और थोड़ी सी कमी है माजरत, जलाल साहब का भी थोड़ा सा एक कमेंट जान लेते हैं। जलाल साहब का भी एक कमेंट जान लेते हैं सर, वक्त की जरा कमी है उसके लिए माजरत। जलाल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि खुराक की जो है, यानी कि खुराक और इमदाद भी मुकम्मल तौर से नहीं पहुंच पा रही, मुकम्मल तो नहीं बिल्कुल थोड़ी भी नहीं पहुंच पा रही, तो उस लिहाज से भी क्या कोई किरदार नहीं अदा किया जा रहा? और जो खुराक उनके पास है तो वो किस हद तक है, यानी वो कितनी है? कोई भी खुराक नहीं है। अभी जो इमदाद की जो बातें हो रही है कि इमदाद जा रहा या इमदाद पहुंच रहा है, ये सब बातें हैं। वहां पर समझ लो कि जो पहुंचा है वो कोई एक समंदर में एक कतरा है। आप 25 लाख आवाम के लिए आप 500-600 ट्रक के से क्या होता? कुछ नहीं होता। जलाल साहब, कोई तरीका आप मुझे बता दें जल्दी से, यानी कि जो आप समझते हैं कि इजीली हो, जिसके थ्रू खुराक या इमदाद वगैरह पहुंचाई जा सके आसानी से। देखिए, तरीका सिर्फ यही है ना कि मिस्र अपना बॉर्डर खोले ना, मिस्र अपना बॉर्डर खोले। हमारी मुसलमान ममालिक में गैरत आए और जोर जबरदस्ती जाकर अपने मुसलमान बच्चों को गजा के अंदर दवाइयाँ, खाना पीना, पानी देना। ये और कोई तरीका है ही नहीं है ना, और कोई इसका तरीका है ही नहीं है। जोर जबरदस्ती से के अलावा इसराइली ये कुछ नहीं, कुछ और बात नहीं समझते। इनके साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, इनके साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और आज मैं अक्सर आपकी तवज्जो से और पाकिस्तान की बात में मैं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का भी जो किरदार इस वक्त मुझे हुकूमत की बात में कर रहा हूँ। आवाम कुछ और है, आवाम तो हमारा दिल है, आवाम तो हमारे लिए जान देता है। लेकिन गवर्नमेंट की आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी गवर्नमेंट से। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किरदार और सबसे कमजोर मुल्क दुनिया में के किरदार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वही मजम्मतें चल रही है, ट्विटर पे आ रही है, बस, और कुछ भी नहीं है।
अफसोस के साथ ये कहना पड़ा। बिल्कुल ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ मजम्मतें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इजलास होते हैं और जो कि बेनतीजा ख़त्म हो जाते हैं, कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। और इस तमाम तर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीनी आवाम का हो रहा है, मासूम बच्चों का हो रहा है। जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम उम्मा को मिलकर मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए कि जंगबंदी हो सके। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह निगहबान।